गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, अपन ने कैपिटल गेन्स के अंदर लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ा था। ट्रांसफ़र के डेफिनेशन के अंदर नंबर 1 सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, फिर एक्सटिंग्विशमेंट, मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड लास्ट इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उसके बाद हमने कंपल्सरी एक्विजिशन डिस्कस किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो एक तो इनिशियल कंपेंसेशन मिल सकता है। इनिशियल कंपेंसेशन अगर आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिला, एग्जाम्पल, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही मिला वैसे ही आपको टैक्स लग जाएगा। अब एनहांस कंपेंसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिला तो वो टैक्सेबल होगा ऑन रिसीव बेसिस। फिर अगर आप लोगों को इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे एनहांस कंपेंसेशन मिला तो इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। एंड अगर आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा और उधर आपको रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50%। एक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, रायट्स, एनिमी अटैक्स एंड फायर एक्सप्लोजन, ये 4 रीजंस के वजह से अगर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, एंड आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है तो उस पर आपको अब टैक्स लग जाएगा। वापस से यहाँ पे आपका FVOC हो जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा है वो, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको असेट दे दिया है, असेट, तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लेना। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता होगी। होल्डिंग पीरियड आपका हो जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आपको टैक्स जो है वो यहाँ पे लगेगा इन द ईयर इन विच ये कंपेंसेशन इज रिसीव। डिस्ट्रक्शन तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र है, पर टैक्स आपको बाद में लगेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को आज जो पहला डिस्कशन करना है वो है ये सेक्शन नंबर 50C, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एक सेक्शन ऐसा है ना जो आप लोगों को रट्टा होना चाहिए। पूरा सेक्शन वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए सेक्शन में क्या दिया है। चलो ध्यान देना। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50C, ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड, बिल्डिंग और बोथ। लैंड, बिल्डिंग और बोथ। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है उसी पे ये प्रोविज़न क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अब है ना, ये प्रोविज़न में क्या दिया है, तो समझो कि एक पर्सन है मिस्टर वरुण। वरुण ने एक अग्रीमेंट किया है सागर के साथ कि जहाँ पे वरुण अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सागर जो है उसको बेचेगा, तो सागर बन जाएगा बायर, वरुण बन जाएगा सेलर। सागर बन जाएगा ट्रांसफरी, ये बन जाएगा ट्रांसफरर। और वरुण जो है वो सागर को इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करेगा, ट्रांसफर, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। अब ये जो सेक्शन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 50C, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है सेक्शन, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। सो अपने को ये सेक्शन किसके बुक्स में पढ़ना है, वरुण के बुक्स में पढ़ना है। लेकिन वरुण के बुक्स में ये सेक्शन कैसे अप्लाई होता है वो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे एक पॉइंट पहले एक्सप्लेन करना है सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इधर कैपिटल गेन्स किसको आएगा? कैपिटल गेन्स वरुण को के सागर को? तो ये सेक्शन भी वरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट 2 मिनट वरुण को साइड में रखते हैं, अपन पहले जाते हैं इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर जो है वो वरुण को क्या पे करेगा? कंसिडरेशन। अब ये सागर को है ना कंसिडरेशन के साथ साथ एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम होता है स्टैम्प ड्यूटी। कौन भरता है स्टैम्प ड्यूटी? बायर। एंड स्टैम्प ड्यूटी जाता है इन द पॉकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी लगता है 6%। किसका 6%? तो जो सागर ने अमाउंट पे किया है वरुण को, उसका मतलब वो क्या होता है? कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे? अग्रीड वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो ये परसेंटेज लगता है ऑन अग्रीड वैल्यू। सो दिस इज योर अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब वैल्यू डिसाइडेड बाय बायर एंड सेलर। सो दिस इज योर अग्रीड वैल्यू। बट अब लोग क्या करते थे पता है? समझो वरुण मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है, प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, बट हम लोग क्या करेंगे पता है? ऑन पेपर बता देंगे कि 4 करोड़ में बेची, ताकि सागर जो है उसको स्टैम्प ड्यूटी कितने पे लगे? सिर्फ 4 करोड़ पे। तो इसी रीजन के वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने खुद की सेफ्टी के लिए एक प्रोविजन बनाया। क्या? कि ये अग्रीड वैल्यू को वी विल कंपेयर विथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। किसके साथ? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ व्हाट इज अग्रीड वैल्यू? इट इज वैल्यू डिसाइडेड बाय बायर एंड seller. And what is stamp duty value? So this is value of property as per state government. State government ने क्या बोला कि बायर जब भी तू प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, हम तुझे बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब समझो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये वरुण जो मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए, और मैं वरुण को पे कर रहा हूं 4 करोड़। तो स्टेट गवर्नमेंट मुझसे स्टैंप ड्यूटी कितने पे लेंगे? 5 करोड़ पे। और अगर मैं वरुण को 6 करोड़ पे कर रहा हूं तो 6 करोड़ पे लेंगे। सो आइदर इट विल बी अग्रीड वैल्यू और इट विल बी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर हायर हायर। उस पे क्या भरना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी। एंड स्टैम्प ड्यूटी मैंने आपको बोला होगा पहले भी एक बार, महाराष्ट्र में 6% लगता है। कितना लगता है? उसमें भी 5% स्टैम्प ड्यूटी है और 1% रजिस्ट्रेशन फीस है। बोलो ना। बट अब ये जो सेक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 50, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वरुण। मतलब अब अपने को सागर से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो ये देखना है कैपिटल गेन्स किसको आ रहा है। बराबर? अब समझना प्रोविजन क्या है। अब है ना प्रोविजन ऐसा है, अब अपन आ चुके हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। अब वरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। समझो वरुण ने एक प्रॉपर्टी बेची सागर को जिसकी अग्रीड वैल्यू थी 100 लाख। मतलब वरुण और सागर के बीच में जो वैल्यू डिसाइड हुई वो कितनी थी? 100 लाख। और यही प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो था 80 लाख। मतलब समझो ना, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम इज ओन्ड बाय वरुण। नाउ वैल्यू ऑफ दिस क्लासरूम एज पर स्टेट गवर्नमेंट इज 80, बट वरुण आपने मुझे कितने में बेचा है? 100 में। तो अब ये वाले केस में तो कहना ही से जो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू है उससे तो वरुण ने मेरे को ज्यादा में बेचा है। तो इधर तो वरुण आपने अगर 100 में बेचा है ना, तो योर एफवीओसी इज 100, योर एफवीओसी इज
100 मतलब FVOC मतलब सेलिंग प्राइस आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 100। बट अगर समझो अग्रीड वैल्यू 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 125 है, तो अब यहां पे अपन देखने जाएंगे तो अपन ने बेचा कितने में प्रॉपर्टी, वरुण आपने बेचा कितने में, 100 में, पर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 125 है। अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसको वरुण को इनकम टैक्स पे करना है, वो वरुण को क्या बोल रहे हैं कि वरुण तूने 125 लाख की प्रॉपर्टी 100 लाख में बेच दी, मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि तूने चोरी की है। तुझे 25 लाख मिला तो है, लेकिन वो पैसा कैश में मिला होगा तुझे। और वरुण तू ऐसा बोल रहा ना कि तुझे कंसिडरेशन 100 लाख ही मिला है, तो ऐसे तो तेरा FVOC 100 लाख होना चाहिए। नहीं, हम समझेंगे कि तेरा FVOC 125 है। हम समझेंगे कि वरुण तूने 25 लाख की क्या की है, चोरी, और वो 25 लाख को भी हम FVOC में कंसिडर कर लेंगे, इवन दो यू आर रिसीविंग 100 lakhs दैट इज ऑन पेपर, बट हम तो ऐसा ही समझ रहे कि तुझे 100 lakhs नहीं मिला है, तुझे 125 ही मिला है। अच्छा सर, अगर ये 100 lakhs है अग्रीड वैल्यू और ये अगर 115 lakhs है, तो वरुण तेरा FVOC हो जाएगा 115। ये 100 lakhs है और ये 108 lakhs है, तो मतलब यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, वरुण ने 8 लाख की चोरी की है। 100 lakhs है और ये 101 लाख है, तो मतलब यहां पे हम समझ रहे हैं कि वरुण ने 1 लाख की चोरी की है। यहां पे 100 lakhs है और यहां पे 100 lakhs एंड 100 रुपीज है, 100 lakhs एंड 100 रुपीज, मतलब हम समझ रहे हैं कि वरुण ने 100 रुपए की चोरी की है। 100 lakhs एंड यहां पे 100 है और यहां पे 100 lakhs एंड 10 रुपीज है, तो हम लेंगे 100 लाख एंड 10 रुपीज, मतलब हम समझ रहे हैं कि वरुण ने 10 रुपए की चोरी की है। कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों को? गवर्नमेंट ने जब ये सेक्शन बनाया ना, तो ऐसे ही बना दिया था कि अगर समझो ये अग्रीड, मतलब शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं मैं, अग्रीड वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, बस ऐसे प्रोविजन बना के छोड़ दिया। अब तुम सोचो वो लास्ट सिचुएशन या सेकेंड लास्ट सिचुएशन वेयर अग्रीड वैल्यू इज 100 lakhs एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 100 lakhs एंड 100 rupees. So as per this section that is 50C or FVOC is 100 lakh and 100 rupees. So चोरी की है कितने की, 100 रुपए की। मतलब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर किसी को चोरी करनी भी होगी तो 10 और 100 रुपए की तो चोरी नहीं करेगा ना वो। अब तुम थोड़ा सा और दिमाग चलाओ कि ये क्लासरूम है विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपन है ना 4 लोगों को बुलाते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टीज का, जिसको हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स बोलते हैं। मैं 4 लोगों को बुला के ये प्रॉपर्टी का वैल्यू करवाऊंगा ना दोस्तों, कि नहीं से सबके वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही। अग्री कर रहे हो तुम लोग ये चीज पर? थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। सो 4 लोगों को बुलाऊंगा तो चारों की वैल्यू में कि नहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में रियलाइज किया कि किसी को चोरी करनी भी होगी तो 100 रुपए और 10 रुपए की तो नहीं करेगा ना, एक सब्सटैंशियल अमाउंट की चोरी करेगा, करनी होगी तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो ही सकता है। आज समझो मैंने प्रॉपर्टी बेची, वरुण ने मुझे प्रॉपर्टी बेची, वो 100 lakhs में बेची, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं हमारे हिसाब से ये प्रॉपर्टी का वैल्यू 101 है, तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो ही सकता है, क्योंकि 4 लोगों को बुला के वैल्यूएशन भी करवाएंगे तो भी सबकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन को थोड़ा सा अमेंड किया, और प्रोविजन क्या बनाया समझो, बहुत मस्त प्रोविजन है कि आप है ना अग्रीड वैल्यू जो है ना, अग्रीड वैल्यू उसमें और 10% ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? 10%।
मतलब इन शॉर्ट यू टेक 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू। आप अग्रीड वैल्यू का कितना ले लीजिए, इन शॉर्ट आपने क्या किया, अग्रीड वैल्यू में 10% और ऐड किया। नाउ इफ आफ्टर एडिंग 10%, इफ योर वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब आपकी अग्रीड वैल्यू का 110% आपने लिया और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बढ़ गया या इक्वल हो गया, हम ऐसा समझेंगे कि आपने चोरी नहीं की है एंड हम अग्रीड वैल्यू को ही एफवीओसी मानेंगे। बट इफ 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन यू टेक योर एफवीओसी एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर आप अपनी एफवीओसी क्या ले लेना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब ये लोग ने क्या किया, 10% का जो वेरिएशन है ना, 10% वो अलाउ किया है। बोला यार 10% का तो ऊपर नीचे चलता है, 10% से ऊपर गया ना वेरिएशन तो हम समझेंगे कि वरुण ने चोरी की है। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अग्रीड वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, you let me know what will be your FVOC. Agreed value is 100, stamp duty value is 80. इसमें तो कुछ सोचने जैसा ही नहीं है। ये 100 lakhs है और अब ये 101 lakh है। Now still can I say you will select 100 lakhs because 100 lakhs का 110% comes to 100 lakhs which is more than 101 lakh. तो 100 lakhs, ये 100 lakhs है और ये 105 है, अगेन 100, ये 100 lakhs है और ये 110 lakhs है, अगेन 100 lakhs, और अब ये 100 lakhs है और ये 125 lakhs है, 125 lakhs। सो अगर अब डिफरेंस कितना है दोस्तों, 10% से ज्यादा, तो ही कहने से हम समझेंगे चोरी की है। सब लोग को पहले इतना पार्ट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं अग्रीड वैल्यू वापस से, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। समझो आपकी अग्रीड वैल्यू इज 100। वरुण आपने मुझे प्रॉपर्टी कितने में बेची है, 100 में, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 125। So now can I, as per section 50C, हम 125 लाख सिलेक्ट करेंगे। बट अब वरुण है ना, वरुण वो क्या बोल रहा है कि मुझे सच में 125 लाख नहीं मिला है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो मुश्किल से बायर मिला है जिसको 100 lakhs में बेची है, कोई 100 lakhs में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो भी डिफिकल्टीज आ रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में कम हो चुकी है मेरे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो गवर्नमेंट आप मुझे कुछ रिलीफ दो, आप मुझे यहां पे 125 लाख एज अ एफवीओसी कंसिडर मत करो, आप मेरा एफवीओसी कितना कंसिडर करो, 100 lakhs। अब अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि चल भाई 100 lakhs ले ले, तो कहने से फिर सब लोग यही करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में कम हो गई है, मुझे कुछ रिलीफ दो। तो ऐसे ही तो प्रोविजन नहीं बना सकते। तो अब गवर्नमेंट ने क्या आगे प्रोविजन बनाया कि चलो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 125 है। वरुण आपने यही प्रॉपर्टी सागर को बेची है 100 में। अब एक काम करो वरुण, आप है ना, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ। कहां पे जाओ, वहां पे जो ऑफिसर बैठा होगा जिसको हम बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, यू एक्सप्लेन योर केस टू असेसिंग ऑफिसर, यू एक्सप्लेन योर केस टू, यू एक्सप्लेन हिम के अग्रीड वैल्यू इज 100 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 125। सो वरुण बोल रहा है कि मेरे को 125 पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को सच में कम मिला है तो मुझे कुछ रिलीफ चाहिए। ये असेसिंग ऑफिसर आपको क्या करेगा पता है, लेके जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास।
ये वैल्यूएशन ऑफिसर कहां पे काम कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मतलब ये वैल्यूएशन ऑफिसर काम किसके लिए कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, बराबर ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालेगा, मतलब ये वैल्यू करके देगा आपको। तो अब आपके सामने दोस्तों 3 वैल्यूज आ जाएगी, 3। पहला अग्रीड वैल्यू, समझो वो था 100। दूसरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 125। और तीसरा वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला, समझो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू आया 180 lakhs। अब बताओ क्या होना चाहिए एफवीओसी? बोलो फास्ट। 118। अरे समझा कि नहीं? वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू कम निकाला तो कहने से वही लेंगे। चलो, अग्रीड वैल्यू अगर आई आपकी 100 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 125 lakhs, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू किया और बोलता है 140 होना चाहिए वैल्यू। अब कितना लेंगे हम लोग? 125 के 140? बोलो क्या लग रहा है? 125 के 140? वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। 125 हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों? मैडम वरुण क्या बोल रहा है पता है वहां पे जाके कि मेरे को 125 पे टैक्स नहीं भरना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा चल एक काम कर 140 पे भर। थोड़ा दिमाग चलाओ। अगर ऐसा प्रोविजन बनाया ना तो कोई भी पर्सन वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा ही नहीं। उसको ये डर रहेगा कि मेरे को तो इस 125 पे नहीं भरना है, उसने वैल्यू ज्यादा निकाल दी तो उस पे भरना पड़ेगा। तुम उसको रिलीफ देना चाहते हो ना, या तो रिलीफ दो या तो रिलीफ मत दो, उसकी बजाओ नहीं यहां पे। सो रिलीफ देनी है तो इससे कम आया तो रिलीफ हुआ, इससे कम नहीं आया तो रिलीफ नहीं हुआ, तो एटलीस्ट उसको जितने पे टैक्स लग रहा था उतने पे ही लगाओ। अरे समझा? एक केस में और आपके सामने रख रहा हूं। अग्रीड वैल्यू है 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ गई 125, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू आ गई 108 lakhs। नाउ व्हाट विल बी योर एफपीओस? बोलो। 108। वो जो 110% आप करते हो ना, 10% ऐड, वो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू के साथ जब कंपेयर कर रहे हो ना, तब नहीं करना है, तब नहीं करना है, तब आपको कोई 10% का बेनिफिट मिलता नहीं है। अब मुझे एक बैच में और एक केस पूछा था, एक स्टूडेंट था, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू 90 लाख आ गई, अग्रीड वैल्यू 100 लाख, एचडीवी 125। पहली चीज तो मेरा यहां पे एक आर्ग्यूमेंट है। वरुण जा रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वरुण वैल्यूएशन को ऑफिसर को बोल रहा है क्या कि मैंने प्रॉपर्टी 100 में बेची है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू करने बैठा है। तुम्हें समझ में आता है वो जितने में प्रॉपर्टी बेची उसको बेस भी तो लेगा कि नहीं वैल्यूएशन ऑफिसर? कि अब जब वरुण ही बोल रहे हैं मैंने 100 lakhs में बेची, मतलब 100 lakhs तो है कि नहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू? तो ये केस है ना, होता नहीं है, तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। ये 3 केस समझ में आ गए? पक्का? अब एक लास्ट पॉइंट है ये सेक्शन के अंदर, ये भी बहुत मस्त पॉइंट है। मुझे बताओ ना, ये जो आपके प्रॉपर्टीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो हर बार क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी कि बढ़ती रहेगी? बढ़ती रहेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हर बार कि नहीं से प्रॉपर्टीज की वैल्यू को रिवाइज करता होगा। आज जैसे ये क्लासरूम है तो आज से 2 साल पहले ये क्लासरूम की वैल्यू एज पर स्टेट गवर्नमेंट समझो 5 करोड़ थी, आज इस क्लासरूम की वैल्यू एज पर स्टेट गवर्नमेंट 6 करोड़ होगी।
सो एचडीवीज भी क्या होती रहती है, रिवाइज होती रहती है, सो बढ़ने के ही चांसेस ज्यादा है, रियल एस्टेट है तो। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से समझो। वरुण और मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, यही क्लासरूम है, समझो हमारा डील हुआ है, एक एग्जांपल लो 5 करोड़ पे, मेरे को उसको 5 करोड़ देना है। अब मैं वरुण को क्या बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वरुण बोलेगा एक काम करो, आज टोकन दे दो आप हमें। टोकन समझ में आता है, एडवांस। तो अभी मैंने एडवांस दे दिया। अब वरुण ने मुझे टाइम दिया है 6 महीने का, बाकी का पैसा अरेंज करने को। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अग्रीमेंट हमारा आज बना है, जबकि रजिस्ट्रेशन जो होगा प्रॉपर्टी का वो कहने से थोड़े टाइम बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। तो अब एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी। क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी, बराबर से देखना, कि लोगों का समझो अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट जून में बना, जून 2024 में अग्रीमेंट बन गया, लेकिन प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ इन द मंथ ऑफ Jan 25। 6-7 महीना निकल गया समझो, बराबर। अब अग्रीड वैल्यू जो थी ना, अग्रीड वैल्यू वो थी 100 लाख। वरुण ने मुझे बोला था कि मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, कितने में, 100 लाख में बेचूंगा। और यहां पे अग्रीमेंट के टाइम जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, अग्रीमेंट के वक्त जो समझो वो थी 108 लाख, और रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई और वो हो गई 125 लाख। क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के साथ हम कंपेयर करें, 108 के 125? इफ वी कंपेयर विथ 108, can I say FEOC is 100 lakhs, but if we compare with 125 then FEOC is 125। जून से लेके जैन तक स्टैंप ड्यूटी वैल्यूज रिवाइज हो गई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई आपकी। समझा ना मैंने क्या सीखा है केस में? तो अपना यहां से जून से लेके जैन तक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गया है, रिवाइज हो गई। बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी वैल्यूज को रिवाइज किया। अब क्या करेंगे बोलो, कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू? 108। अब तुम बोल रहे हो 108, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लोग है ना, लोग सोचो कि वो लोग, अगर आप बोल रहे हो अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो, तो लोग क्या करेंगे पता है? इसमें चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे चोरी हो सकती है? समझो कि आपके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके पास क्या है? आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हो। आपका सच में अग्रीमेंट बना ही दिसंबर में था और सामने वाले ने आपको 5 दिन में पेमेंट कर दिया और रजिस्ट्रेशन भी आपका दिसंबर में ही हो गया। अब आप क्या करोगे पता है? जानबूझ के बताओगे कि हमारा अग्रीमेंट 4 साल पहले बन गया है, 2 साल पहले बन गया है। अग्रीमेंट बैक डेटेड बनाना है ना, आराम से बन जाता है। अरे पेपर ही तो है, ये स्टेशन से रास्ते में आते हो ना, कोर्ट है वहां पे, कोई भी अग्रीमेंट बन जाएगा। बोलो, बैक डेटेड कोई भी दिन का तुम्हें अग्रीमेंट बनाना हो पॉसिबल है, पेपर ही है ना, वो तो कभी भी बना सकते हो। आज बनाओगे अग्रीमेंट, एक्चुअली में आज हो रहा है अग्रीमेंट, बट अपन क्या बताएंगे ऑन पेपर कि ये अग्रीमेंट 4 साल पहले का है। क्यों 4 साल पहले का? तब की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम होगी। मैंने आपको इसीलिए पूछा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ती रहेगी हर बार, तो के कम होती है तो बढ़ती है, तो पुरानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो कम होगी ना। तो जानबूझ के लोग क्या करेंगे, आज अग्रीमेंट हो रहा होगा, बताएंगे ऑन पेपर के अग्रीमेंट हो चुका है 2 साल पहले, 4 साल पहले। नहीं समझा गया? सोचो, मैं और वरुण मिले ही जैन में थे। एक एग्जांपल लो,
जैन में ही मिले, जैन में ही रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने इसको पूरा पैसा दे दिया एक ही साथ, 100 का 100। बट अभी वरुण और मैंने दिखाया क्या कि हमारा अग्रीमेंट बन चुका था जून में, ऑन पेपर ही तो दिखाना है ना। तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग बैक डेटेड बना देंगे। अब जैसे आपने बोला 108 सिलेक्ट करना है, तो वरुण क्या कर लेगा, 100 इंटू 110% इज 110 लाख कंपेयर विथ 108, कहने से वो बोलेगा माई FVOC इज 100। यार ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। तो अगर हम अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले, अगर हम बोलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले, तो क्या हो जाएगा, चोरी होगी। अब क्या करें हम लोग, तो कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले अभी, सर बच्ची एक ही तो है अभी, 125 लाख ले लो। अब 125 लाख लेंगे ना तो भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, जिनका सच में अग्रीमेंट जून में बना था, जिन्होंने कोई चोरी नहीं किया, मतलब जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है, कहने से वो लोग फंस गए। वो लोग तो बोलेंगे यार हम लोगों ने सच में अग्रीमेंट जून में बनाया था, हमें कोई चोरी नहीं करनी थी, और वो टाइम पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उसको ध्यान में रख के हमने अग्रीड वैल्यू डिसाइड की थी। नहीं समझा गया। तो अभी 108 लाख लेंगे ना, 108 अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या, कि इसमें लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट का। और 125 लाख ले लेंगे तो इसमें लॉस हो जाएगा जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है उनका। अपने को प्रोविजन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिले, और जो लोग चोरी कर रहे हैं कहने से वो लोग फंस जाए। क्या करें ऐसा, तो मस्त प्रोविजन है, ध्यान से सुनो बस। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम बोल रहे हो तुम्हारा अग्रीमेंट जून में बना है ना, गवर्नमेंट बोलता है हम भी मान रहे तुम्हारा अग्रीमेंट जून में बना है, और जाओ तुम जून की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। बोलो कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, वापस बोलो कौन सी। गवर्नमेंट ने ही बोला जून की ले लो तुम लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, लेकिन गवर्नमेंट ने और एक चीज बोली, पहले प्रूव करो कि तुम्हारा अग्रीमेंट सच में जून में बना है। क्या करो, प्रूव करो। तो अब समझो कि वरुण का अग्रीमेंट सच में जून में बना है। वरुण जा रहा है गवर्नमेंट के पास, बोलते हैं सच में जून में बना है अग्रीमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला, पहले तू प्रूव कर। तो वरुण ने क्या किया, अग्रीमेंट दिखाया। गवर्नमेंट ने बोला ये अग्रीमेंट इज नॉट द प्रूफ कि अग्रीमेंट जून में बना है, क्योंकि तू अग्रीमेंट तो बैकडेटेड बना के लेके आ सकता है। तू अग्रीमेंट के बेसिस पे प्रूव मत करके अग्रीमेंट बना है। तो क्वेश्चन आता है सर हम प्रूव कैसे करें फिर। अब हम प्रूव कैसे करें कि अग्रीमेंट बन चुका है इन द मंथ ऑफ जून। तो अब ध्यान से सुनो, अगर जून में अग्रीमेंट बना है, कंफर्म है कि अग्रीमेंट बना है जून में, ये मुझे जून में अगर मिला होगा और अपना डील हो चुका रहेगा, कहने से इसने मुझसे कुछ ना कुछ पैसा कहने से एज अ टोकन ले लिया होगा कि नहीं लिया होगा। अगर इसने मुझसे पैसा एज अ टोकन लिया है बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब अकाउंट पे ही चेक से लिया है, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से लिया है, ECS से, RTGS, NEFT से लिया हुआ है, तो ये सब प्रिस्क्राइब्ड मोड्स है। अगर उसने पैसा मुझसे प्रिस्क्राइब्ड मोड से लिया है तो ही हम समझेंगे क्या कि अग्रीमेंट सच में जून में बना था। क्यों, क्योंकि अब वो चीज बैंक में रिफ्लेक्ट होगी, और बैंक स्टेटमेंट को तुम चेंज नहीं कर सकते। वरुण ऐसा बोले कि अग्रीमेंट जून में बना था और सागर ने मुझे कैश दिया था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? प्रिस्क्राइब मोड। क्योंकि देखो अग्रीमेंट बैकडेटेड बन सकता है, कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तुझे कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो अगर तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए कि हम अग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू करें, तो उसके लिए कंडीशन क्या, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय prescribed modes on or before date of agreement, on or before date of
अग्रीमेंट के दिन या उसके, आपको कुछ भी अमाउंट मिल चुका है, एनी अमाउंट बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, then you select stamp duty value, on the date of agreement. अरे समझ रहे ना? And in all other cases you select HDV on the date of registration. बोलो समझा कि नहीं समझा? तो अगर ऐसा हुआ तो आपको क्वेश्चन में 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी, तो पहले 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से 1 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिलेक्ट करो। तुम्हें ये समझा अभी? अब इसमें जेन्यून असेसी जो होगा उसको तो बेनिफिट मिल गया, क्योंकि अगर आप जेन्यून हो तो आपने सच में पैसा लिया होगा इन द मंथ ऑफ जून और अपने अकाउंट पे चेक डिमांड ड्राफ्ट से लिया होगा। एंड अगर आपने कैश वैश में लिया, इसका मतलब हम तो ऐसा ही समझेंगे कि आपका अग्रीमेंट जून में हुआ ही नहीं है, आप सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए बैक डेटेड अग्रीमेंट बना रहे हो। क्लियर? ये कौन सा सेक्शन था? अब एक और सेक्शन आता है सर, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए ना, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो रहा। यहाँ पे तो रिकॉर्ड हो रहा है, बट दे ठीक है, ले लो। किया है मैंने, अप्रूव तो किया है, देखो हुआ? हाँ सर, हो गया। ठीक है। Recording in progress. सेक्शन 50CA करके और एक प्रोविजन है। नाउ दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स का मतलब है अनलिस्टेड शेयर्स। कौन से? अनलिस्टेड शेयर। बहुत सिंपल प्रोविजन है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कि समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, वो मिस्टर बी को क्या बेच रहा है? अनकोटेड शेयर्स। और मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे कर रहा है 100 lakhs का, और ये अनकोटेड शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू इज 80 lakhs। तो मिस्टर ए आपका FVOC कितना हो जाएगा? 100 lakhs। एंड समझो कि ये फेयर मार्केट वैल्यू इज 120 lakhs, तो 120 lakhs। इन शॉर्ट, मिस्टर ए, what will be your FVOC? It will be either agreed value or it will be fair market value, whichever is higher. बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। इसमें कोई 110% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई वैल्यूएशन ऑफिसर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अनकोटेड मतलब क्या? मतलब कहने से जो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होगी वैसे सब शेयर्स, जो पब्लिक लिमिटेड भी है लेकिन ये पब्लिक्स आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, सो जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको हम सब बोलेंगे अनकोटेड शेयर्स। इनका मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है? समझो वरुण ने एक कंपनी स्टार्ट की, वरुण प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर मैं आपको बोलूं हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू, तो कैसे निकलेगा फेयर मार्केट वैल्यू वरुण के शेयर्स का? समझो, आपने एफएम पढ़ा है थोड़ा बहुत? एफएम में आपको नेटवर्थ आता है निकालना। नेटवर्थ, व्हाट इज नेटवर्थ? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ को व्हेन यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज योर फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब अनकोटेड शेयर्स है, उसका नेटवर्थ निकालना है, तो नेटवर्थ आप निकालो, वैल्यूएशन ऑफिसर निकाले, कहने से आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो इसीलिए इधर कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ, क्योंकि नेटवर्थ कैलकुलेट करना है और डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो ये कौन सा सेक्शन था? 50CA, दैट इज अनकोटेड शेयर्स। मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया 50C, अभी पढ़ाया 50CA। अब मैं इस दोनों का कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये दोनों चीज का कंक्लूजन क्या? समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक असेट ट्रांसफर कर रहा है टू मिस्टर बी। मिस्टर बी इसको बदले में पे कर रहा है कंसिडरेशन 80 लाख का, और ये असेट की जो वैल्यू है, वैल्यू समझो वो है 100 लाख। समझते जाना, मिस्टर ए ने एक असेट ट्रांसफर किया है मिस्टर बी को, पैसा आ रहा है उससे, आ रहा है, कंसिडरेशन आ रहा है,
बट कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट. इनएडिक्वेट समझता है क्या? इनएडिक्वेट का मतलब कम आ रहा है पैसा. तो अब जब भी आप असेट बेचोगे और आपको पैसा कम आएगा, व्हाट विल बी योर एफवीओसी इन दिस केस? आपका एफवीओसी क्या होना चाहिए? बोलो. मैंने आपको असेट बेचा, असेट जो आपको मिल रहा है वो 100 का है, आप मुझे 80 लाख ही दे रहे हो, तो व्हाट विल बी माई एफवीओसी? क्यों 100? नहीं, whichever is higher ऐसा नहीं होता है. वाई 100? अंडरस्टैंड, तुम्हारा आंसर पहले तो गलत है. ये तुम 100 बोल रहे हो ना, वही गलत है. तुम्हारा पहला ही इधर क्वेश्चन क्या होना चाहिए पता है? कि सर ये बताओ कि मिस्टर ये कौन सा असेट दे रहा है. अगर असेट जो दिया जा रहा है वो है, बोलो, इमूवेबल, तो सर अभी आपने सिखाया सेक्शन 50C, जिसके वजह से एफवीओसी हो जाएगा 100. हम ऐसा समझ लेंगे दिस वैल्यू इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. 80 lakhs का 110% लेंगे, 88 आएगा विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 100 लेंगे. सर अगर ये असेट जो जा रहा है वो अनकोटेड शेयर्स है. क्या है? अनकोटेड शेयर्स. तो क्या ले लेंगे? एज पर 50CA वापस से 100 lakhs लेंगे. एंड अगर ये कोई अदर असेट है ना, अदर असेट, तो अदर एसेट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो जितना मिला दैट इज योर एफवीओसी. हमेशा विचेवर इज हायर नहीं आएगा. सेक्शन थोड़ी है अदर एसेट के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने आपको गोल्ड दिया 100 lakhs का, मैं आपको 80 में दे दिया, तो व्हाट इज माय एफवीओसी? 80. कहाँ मैं 50C में कवर्ड हूँ, कहाँ मैं 50C कवर्ड हूँ? तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड. एफवीओसी 100 lakhs ले रहा हूँ, यहाँ 100 lakhs ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस 2 sections. ये 2 सेक्शन के वजह से मैं 100 ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा एफवीओसी 100 नहीं है. सो ये आपका फाइनल क्या हो चुका? कंक्लूजन हो चुका ऊपर के 2 प्रोविजन पढ़ने के बाद. सो ये कंक्लूजन है आपका. आया समझ में? सो ये कौन से सेक्शंस पढ़े हमने? C50CA. एंड फिर हमने कंक्लूजन देखा. इसका अपन हेडिंग ऐसा दे सकते हैं, असेट ट्रांसफर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. बोलो क्या बोला मैंने? फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. बोलो समझा? चलो अभी आप लोग पहले इतना लिख लीजिए.
सर इसमें ये पीएम क्या है? इफ एनी अमाउंट इज प्रिस्क्राइब मोड्स। हो गया? ये कंक्लूजन है। asset transferred for inadequate consideration। डन। अभी ना टेस्ट का मैंने बात किया था, तो उन लोग ने कुछ ये वीक में शेड्यूल नहीं किया है। मैंने वापस आज बात किया है। कल मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि कौन सी टेस्ट कब है आपकी। इन केस कुछ भी नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली आपको पेपर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? सो मैं मेरी साइड से करूँगा, बट 99% कल तक अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब मुझे एक चीज़ जो आपको सिखानी है पहले, वो है डेप्रीशिएबल असेट के केस में कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अपना वैसे तो हो चुका है, डेप्रीशिएबल असेट। अब ये कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है वैसे। अब इसमें अपने को क्या डिस्कस करना है, तो एक ही पॉइंट डिस्कस करना है मुझे कि आपको जो भी कैपिटल गेन या लॉस आएगा डेप्रीसिएशन के केस में कब आने वाला है। तो जब भी आप कोई डेप्रीशिएबल असेट बेचते हो, कौन सा असेट, मतलब ऐसा असेट जिस पे आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया है, जैसे मोटर कार है। मोटर कार अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो कहने से आप उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। सो इन शॉर्ट एनी असेट यू यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कहने से यू विल चार्ज डेप्रीसिएशन।
तो जो डेप्रीशिएबल असेट है जब आप बेचते हो तो उस पे आपको कैपिटल गेन्स कब आएगा? तो आपको याद हो ना, तो मैंने आपको डेप्रीसिएशन में ऐसा सिखाया था कि एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक के अंदर ये सारे असेट्स हैं, मतलब कहने से यहाँ पे एक एक असेट तो हम देखते नहीं है, ये ब्लॉक में ये सारे क्या है दोस्तों, असेट्स हैं। अब समझो तुमने एक टुकड़ा बेच दिया ये ब्लॉक का, तो इस पे गेन या लॉस जो आता है ना, वो दूसरे असेट्स की वैल्यू या तो कम कर देता है या तो बढ़ा देता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? तो पूरा डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट वही था। फिर मैंने आप लोगों को 8 एग्जाम्पल्स दिए थे जहां पे आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब मैं वहीं से 4 एग्जाम्पल्स वापस लिख रहा हूं। 2 चीजें हम लोग को चाहिए, एक चाहिए नंबर और एक चाहिए वैल्यू। पहले आप लिखते थे ओपनिंग WDV, फिर एडिशंस, लेस देन 180 डेज एंड अदर्स, लेस असेट सोल्ड, डिस्ट्रॉय और डिस्कार्डेड। तो आपको मिल जाता था क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्री। ऐसा कुछ याद आ रहा है? अब समझो आपके पास 5000 असेट्स है ब्लॉक में जिसकी वैल्यू 58 लाख है। एडिशन में 8000 असेट्स ऐड हुए जिसकी वैल्यू है 12 लाख। अदर्स में कुछ भी नहीं आया। सोल्ड में 13 के 13,000 असेट्स आपने बेच दिए सारे, एंड आपको 90 लाख रुपीस मिला। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है हुआ क्या? यहां पे नंबर ऑफ असेट 0 हो गया एंड 20 lakhs का और अपने को फायदा हो गया। नाउ व्हेन एंटायर ब्लॉक इज ओनली ट्रांसफर्ड, पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया, नाउ यू विल नॉट चार्ज डेप्रीसिएशन। सो ये 20 lakhs क्या है? इट इज अ कैपिटल गेन्स। सो अब मैं बोलूंगा व्हेन एंटायर ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड माय FEOC इज 90, माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एंटायर ब्लॉक इज 70, सो 20 लाख क्या है? कैपिटल गेन्स। नंबर एंड वैल्यू, 5000 असेट्स है, 58 lakhs वैल्यू है, 8000 असेट्स 12 lakhs वैल्यू, अदर्स में कुछ नहीं, 13,000 असेट्स आपने ट्रांसफर किए। बोलो कितने? और आपको 60 lakhs मिला। नंबर ऑफ असेट्स इन ब्लॉक अगेन 0 एंड वैल्यू बच गई 10 लाख। क्या ये? सारे असेट्स चले गए, सारे। एंटायर ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड, कैन आई से दिस इज अ लॉस। योर FEOC इज 60, कॉस्ट इज 70, सो 10 lakhs का क्या आ गया? कैपिटल लॉस। ये दोनों एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूं एक चीज कॉमन है। क्या? ऑल द असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड, बराबर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, नंबर एंड वैल्यू। अगर समझो आपके पास 5000 असेट्स है, वैल्यू 58 lakhs है, यहाँ पे 8000 असेट्स है जिसकी वैल्यू 12 lakhs है, अदर्स में कुछ भी नहीं है, एंड 10,000 असेट्स आपने बेचे और आपको 100 लाख रुपीस मिला है। कितना मिला है बोलो? सो नंबर ऑफ असेट्स कितने हो गए आपके पास? 3000, बट वैल्यू क्या हो गई? -30 है आपके पास। अभी भी असेट्स है लेकिन वैल्यू नहीं है। क्या करोगे? कैपिटल गेन्स। व्हाट इज योर FEOC? 100, कॉस्ट कितनी है? 70, 30 lakhs का क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन्स। इसमें ऑल असेट्स इन ब्लॉक आर नॉट ट्रांसफर्ड, सम असेट्स आर ट्रांसफर्ड। एंड एक लास्ट केस, नंबर एंड वैल्यू। 5000 असेट्स है, 58 lakhs वैल्यू है, 8000 असेट्स है, 12 lakhs, अदर्स में कुछ नहीं, 10,000 असेट्स बेचे, 50 लाख में बेचे।
तो आपके पास नंबर ऑफ असेट्स कितने हो गए? 3000। वैल्यू कितनी हो गई? 20 लाख। डेप्रिसिएशन बराबर। इसमें क्या हो गया? सम असेट्स इन block are transferred. So when all the assets in block are transferred, 100% there is either capital gain or capital loss. But when some assets in block are transferred, there is possibility of capital, but there is no possibility of capital loss. अब एक लास्ट पॉइंट जो समझने जैसा है, क्योंकि ये सब तो अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, समझने जैसा पॉइंट अब आ रहा है क्या कि जो भी गेन या लॉस आएगा ना, गेन या लॉस, जो भी गेन या लॉस आएगा, इसको इन्होंने क्या किया है? इसको बोल दिया है कि दिस गेन और लॉस इज ऑलवेज 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 शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। मतलब डेप्रिशिएबल असेट के केस में लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों ऐसा? आप मुझे बताओ ना कि आपके पास अगर पूरा ब्लॉक है, समझो यहाँ पे प्रोफेशनल एकेडमी में ये 5000 बेंचेस का एक ब्लॉक है, आपके पास क्या सब बेंच का होल्डिंग पीरियड होगा क्या? याद है, वंस अ सेट एंटर्स इनटू द ब्लॉक, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, इट लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी। नाउ इट इज नो मोर अ सिंगल असेट, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। हमें पता ही नहीं है कि ब्लॉक में कौन सा असेट किधर कब खरीदा था, इसीलिए उन्होंने बोला किधर हम आइडेंटिफाई करने बैठेंगे शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, इसीलिए बोल दिया ऑलवेज शॉर्ट टर्म, खत्म। और शॉर्ट टर्म है ऑलवेज, मतलब इंडेक्सेशन कभी नहीं आएगा। आपको याद हो तो अपन ने एक स्टार्टिंग में नोट लिखा है कि इंडेक्सेशन कब कब नहीं मिलता, तो उसमें याद एक डेप्रीशिएबल असेट करके पॉइंट है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलता, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे नहीं मिलता, दो बॉन्ड्स पे मिलता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, डेप्रीशिएबल असेट पे नहीं मिलता। बोलो ये समझा आपको? पहले क्लियर हुआ? अब और एक मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, और एक सेक्शन आपको पढ़ाता हूं मैं, फिर ये दोनों सेक्शन साथ में लिख लेना। 50AA करके प्रोविजन है। बोलो क्या है? 50AA। अब ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। इसके ऊपर मई 2024 का जो मई 2025 का जो आरटीपी है, आरटीपी अभी का जो मई एग्जाम हुआ ना, उस पे क्वेश्चन भी है इसमें एक पॉइंट के ऊपर। सो ध्यान से समझो, प्रोविजन एकदम सिंपल है। 3 असेट्स दिए हैं, असेट नंबर 1, 2 एंड 3। प्रोविजन क्या है पहले मैं सिखा देता हूँ। ये 3 असेट्स बेचे, जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, खत्म। प्रोविजन इतना ही है कि ये 3 असेट्स बेचने पे जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। मतलब इधर भी इन्होंने लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट हटा दिया ये 3 असेट्स के केस में। अब क्वेश्चन आ रहा है ये 3 असेट्स कौन से हैं? तो नंबर 1, अगर आपके पास स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स है? बोलो। जो आपने अक्वायर किए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद आपने खरीदे। क्या खरीदे? म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। कौन सा म्यूचुअल फंड? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। और अभी आप बेचो, 1 अप्रैल के बाद खरीदे, बेचो कभी भी, बेचो कभी भी, 10 साल बाद बेचो, गेन क्या होगा? शॉर्ट टर्म गेन होगा, शॉर्ट टर्म। सो किसके यूनिट्स हैं आपके पास? जो आपने खरीदे कब है? 1 अप्रैल 2023। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? तो उसको है ना नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मीन्स
a mutual fund which invests more than 65% of its total proceeds in debt and money market instruments. मतलब क्या? समझो यहां पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स. कौन है बोलो? मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. ये म्यूचुअल फंड कंपनी को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. कब? जब ये कंपनी मोर देन और इक्वल टू 65% किस में इन्वेस्ट करे? डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करे. सो अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी 65% या उससे सॉरी मोर देन लिखा है ना, एक मिनट, इक्वल टू नहीं है, मोर देन है. मोर देन 65% किस में इन्वेस्ट करती है? डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. या फिर अ फंड विच इन्वेस्ट 65% और मोर ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन द यूनिट्स ऑफ फंड रेफर्ड इन सब क्लॉज ए. मतलब क्या? समझो मिस्टर एक्स ने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. कब? जब ये दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करे मोर देन और इक्वल टू 65% और ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने मोर देन 65% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है. आ रहा है समझ में? आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करो जो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मोर देन 65% इन्वेस्ट करे, या आप ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करो जो मोर देन और इक्वल टू 65% दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करे जो मोर देन 65% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे. समझा? तो ये क्या हो चुका? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. Specified mutual fund is covered under section 50AA if acquired on or after 1st April 2023. 2023 या उसके बाद खरीदा है तो. सेकेंड असेट कौन सा आ रहा है? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. बोलो क्या आ रहा है? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. इसको हम बोलते हैं MLDs. क्या बोलते हैं? MLDs. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर. चलो ना, व्हाट इज मार्केट लिंक्ड डिबेंचर उसको भी नीचे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, बट आपको कुछ समझेगा नहीं, वहां से ध्यान देना. अब इसके अंदर है ना अलग अलग टाइप के मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड MLD, एक होता है प्रिंसिपल अनप्रोटेक्टेड MLD. तो ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं. मतलब क्या? समझो आप इन्वेस्टर हो, आप एक कंपनी को 100 रुपया दे रहे हो, समझो 100, एंड दिस इज अ प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड MLD. मतलब कंपनी आपको बदले में क्या अलॉट करेगी? MLD. इट इज अ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर. कंपनी आपको MLD अलॉट करेगी. तो इन्वेस्टर ने पैसा किसको दिया? कंपनी को. कंपनी ने क्या दिया? MLD. अब MLD है, ये कंपनी का समझो प्रोटेक्टेड MLD है, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड MLD. इसका मतलब क्या? 100 रुपया दे रहे हो कंपनी को, ये MLD का एक ड्यूरेशन होगा, समझो 5 साल. 5 साल ड्यूरेशन है. अब इसका मतलब क्या? 5 साल के बाद आपको कंफर्म 100 रुपीज तो वापस मिल ही जाएगा. प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड. क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल इज, मतलब आपका प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा. अब कंपनी क्या करेगी पता है? ये 100 रुपया उनको आज मिला, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगी. समझो उसने 60 और 40 का 2 पार्ट किया. ये 60 ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि ये अमाउंट 5 साल बाद है ना अपने आप 100 हो जाए. मतलब कंपनी को तो आपको 100 देना ही है, तो ये ऐसी जगह इन्वेस्ट किया गया. अब कंपनी आपको जब ये MLD इशू करेगी ना,
तब बोल देगी कि योर रिटर्न्स विल बी इन बिटवीन 0 to 25%। 0 to, अब ये 40 रुपया ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इनटू स्टॉक मार्केट। अब ये 40 का समझो हो गया 60, कितना हो गया 60। तो अब आपको ये कंपनी ये 100 रुपए के साथ साथ ये 60 में से 25 रुपया और दे देगी, और समझो यही 40 का हो गया 15, तो ये 100 रुपए के साथ साथ आपको और 15 रुपया दिया जाएगा, और ये 40 का समझो हो गया 8 रुपया, तो 100 के साथ साथ आपको 8 दिया जाएगा। अगर ये 40 का कितना हो गया 60, या 40 अगर 25% से ज्यादा हो गया तो वो कंपनी का प्रॉफिट 25 तक आपको दे दिया जाएगा। नहीं समझा क्या? सो इट इज अ डिबेंचर विच इज लिंक्ड विथ योर स्टॉक मार्केट, मार्केट लिंक डिबेंचर। अच्छा, व्हाट इज प्रिंसिपल अनप्रोटेक्टेड एमएलडी? वो बहुत रिस्की होता है। 100 रुपया आप देते हो ना, कंपनी आपको क्या बोलते हैं पता है, 5 साल के लिए अभी 100 रुपया दे दिया, अब या तो ये पैसा डबल देंगे या तो हम देंगे भी नहीं। प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड। रिस्की इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो तो अभी रिस्क लोगे तो रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, और रिस्क लोगे तो लॉस भी ज्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं एमएलडीज। सुना तुमने? सुना? आया समझ में? तो पहला असेट कौन सा है 50AA में? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। सेकेंड एमएलडी। अच्छा, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ये सेक्शन में कवर होगा इफ इट इज अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 April 23। एमएलडीज तो कभी भी कवर्ड है। और लास्ट देखो, अभी अमेंडमेंट ये हुआ है, अनलिस्टेड बॉन्ड एंड अनलिस्टेड डिबेंचर को भी कवर कर लिया है, बट कब? जब वो ट्रांसफर हो रहा है ऑन और आफ्टर 23rd day of July 2024। 23rd July 24 या उसके बाद अगर ट्रांसफर हो रहा है क्या अनलिस्टेड बॉन्ड या डिबेंचर, तो वो 50AA में कवर्ड है। अक्वायर भले ही कभी भी हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर ट्रांसफर का डेट देखना है, इधर एक्विजिशन का डेट देखना है। अब प्रोविजन क्या है? ये 3 असेट बेचोगे जो भी, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। व्हाट इज नेचर ऑफ कैपिटल असेट? शॉर्ट टर्म। गेन इज शॉर्ट टर्म। नीचे एक नोट है पर बकवास है ये, एसटीटी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा दिया है, तो इसको हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा कि नहीं समझा? सो पहले अपन ये 4 पॉइंट लिख लेंगे डेप्रीशिएबल असेट के केस में, और फिर अपन 50AA लिखते हैं। डेप्रीशिएबल असेट।
डन। सब लोग का हुआ। अब 50 डबल ए लो, 50 डबल ए हेडिंग दो, वो 3 असेट्स के नाम लिखो और डायरेक्टली लिख दो ये लास्ट पॉइंट कि ये शॉर्ट टर्म है और कैपिटल गेन शॉर्ट। बस अपने लिए उतना ही रेलेवेंट है। मैंने आपको एक्सप्लेन तो सब कर दिया, ठीक है। लिखा ये 3 असेट्स। The capital asset mentioned above are always deemed to be short. Done? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पे अटेंशन। अब देखो, अब हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 46 एंड सेक्शन नंबर 47। ये दोनों के दोनों सेक्शंस जो है कौन से हैं? सेक्शन 46 एंड सेक्शन, इसमें आप लोगों को नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर दिया है। बोलो क्या दिया है? नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स। आज अपन पहले सेक्शन 46 डिस्कस करते हैं। हमें सेक्शन 46 डिस्कस करते वक्त 46 सबसेक्शन 1, 46 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 222C, ये 3 सेक्शंस हमें साथ में पढ़ने हैं। अब ये सब जगह पे आप क्या देखोगे कि असेट है ना ट्रांसफर हो रहा है सेक्शन 46 में और 47 में, लेकिन आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लग रहा है। इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। आज अपन पहले 46 कंप्लीट करते हैं, 47 अपन कल करेंगे। अब 46 करते हैं, पहले 46 समझ लो, फिर मैं एक सम दे देता हूं आपको, फिर लेक्चर एंड करेंगे। सो अभी 46 बराबर से समझ लो। बट सेक्शन 46 स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है ऑन डिविडेंड। किसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है? डिविडेंड। सुना ही ये वर्ड आप लोगों ने, डिविडेंड बहुत बार सुना है। क्या होता है डिविडेंड? रिटर्न्स देती है, राइट। अब कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो प्रॉफिट्स जब शेयर होल्डर्स के बीच में
डिवाइड किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। नाम से ही पता चलता है डिवाइड एंड एंड। तो जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स बच गए एट द एंड, व्हेन दोस प्रॉफिट्स गेट्स डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट शेयर होल्डर्स, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। आया ये समझ में पहले? अब डिविडेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिविडेंड को डिफाइन किया गया है और डिविडेंड का मीनिंग दिया गया है इन सेक्शन नंबर 222। कौन से सेक्शन में? 222। सो इंटरिम डिविडेंड भी है, फाइनल डिविडेंड भी है और यहां पे 222 भी पढ़ना है। अब डिविडेंड कंपनी जब भी डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर, मुझे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ाना है? तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो समझो ये कंपनी का बैलेंस शीट है और यहां पे है रिजर्व्स एंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर, तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट। बोलो यस के नो? इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? डिविडेंड ड्यू हो चुका है, आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम कर दिया और यहाँ पे एक नया अकाउंट खड़ा हो गया, डिविडेंड पेएबल अकाउंट। फिर दूसरा एंट्री पास होगा क्या? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपका बैंक होगा तो ये बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो फाइनल एंट्री अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पेएबल हट गया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक, ये बराबर, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक, ये एंट्री फाइनली आ गया। इसका मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो अब मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मैं ऐसे बोल सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी जब भी क्या दे रही है? रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रही है, इसका मतलब कंपनी ने क्या दे दिया? कंपनी ने दे दिया डिविडेंड। सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड देना, इसका मतलब क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, एक तो आप इंटरिम डिविडेंड पढ़ के आ चुके हो, फाइनल डिविडेंड आपको पता है क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड को डिफाइन किया है इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22, जिसके अंदर 6 सब क्लॉज है। कितने सब क्लॉज हैं? जिसमें से अपने को 222C पढ़ना है, 222E पढ़ना है और 222F पढ़ना है। F अमेंडमेंट है इस साल का। ये 222C मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पे। तो ये 222C जो सेक्शन है वो डिविडेंड का सेक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। समझना सेक्शन नंबर 46 में क्या लिखा है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज जब बंद होती है तो हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिक्विडेट हो रही है। कंपनी जब बंद होती है तो हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अब अगर एक कंपनी है, ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी? वो टाइम पे असेट्स किसको दे देगी? शेयर होल्डर्स को। समझो कंपनी बंद हुई। कंपनी बंद जब होती है ना तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है।
तो उसको फिर कंपनी एक एक असेट बेचती है, लायबिलिटी सेटल करती है, लिक्विडेटर को पैसा देती है, फिर क्रेडिटर्स है, लोन्स है, उन सबको। लास्ट में नंबर किसका आता है? शेयर होल्डर्स का। अब कंपनी जब बंद हो रही है और कंपनी ने अगर शेयर होल्डर को असेट दे दिया, असेट कब दिया ये असेट? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब कंपनी के हाथ से असेट जा रहा है। तो यहां पे एक सेक्शन आ चुका, कौन सा? सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 1, जो क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स, बाय कंपनी टू एट द टाइम ऑफ liquidation, at the time of liquidation is not regarded as transfer. It is not regarded as transfer. हम इसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा कहां लिख दिया इन्होंने? सब सेक्शन 1 में। पर वही टाइम पे क्या होगा, शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स सरेंडर करेगा इन फेवर ऑफ कंपनी। एंड शेयर सरेंडर करना मींस कैन आई से रेलिंक्विशमेंट ऑफ शेयर्स, और रेलिंक्विशमेंट करके उसको क्या मिल रहा है? असेट मिल रहा है। तो अब यहां पे आ चुका सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 2 ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय shareholder to company. Shareholder is liable to pay tax under capital gains. उसको टैक्स इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो शेयर्स सरेंडर कर रहा है। कंपनी तो क्या कर रही है? शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस कर रही है। दिस असेट्स बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, तो वो तो सिर्फ वापस कर रही है, उसका तो कोई कैपिटल गेन्स कमाने का यहाँ पे इंटेंशन है भी नहीं। अब मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ और पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बात प्रैक्टिकली करूंगा क्या होता है। अब समझो कि एक कंपनी है जिसका ये बैलेंस शीट है। ये कंपनी में 2 शेयर होल्डर है, वरुण एंड सागर। दोनों के पास फेस वैल्यू 2 लाख के शेयर्स हैं, बट दोनों के लिए जो कॉस्ट थी शेयर्स की वो थी 1.8 लाख एंड 2.2 लाख। कॉस्ट तो अलग अलग हो सकती है ना दोनों की। दोनों के पास नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। ये शेयर कैपिटल आया यहां पे, वो है 4 लाख रुपया, 2 लाख। ये कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2.2 लाख। लायबिलिटी साइड पे 6.2 लाख आ गया। यहां पे कंपनी के पास एक असेट है 3.2 लाख का, और यहां पे कंपनी के पास बैंक में पैसा है 3 लाख का। सो ये हो गया 6.2 लाख। ये असेट जो है ना कंपनी के पास, उसकी मार्केट वैल्यू देखने जाओगे तो वो 8 लाख है। कितनी है मार्केट वैल्यू? बोलो 8 लाख। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 2। कौन कौन है? वरुण एंड सागर। 2 शेयर होल्डर है और कंपनी अभी जा रही है लिक्विडेशन में। अब ये कंपनी जैसे ही लिक्विडेट होगी, मतलब कंपनी बंद होगी, तो अपने को कंपनी का ये जो बैलेंस शीट है उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अब देखो, जब ये कंपनी बंद हो रही है, क्या हो रही है जरा बोलो? बंद हो रही है, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक्स में क्या होगा? किसके बुक्स में? कंपनी के बुक्स में क्या होगा? तो जितनी भी चीजें असेट साइड पे है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जितनी भी चीजें लायबिलिटी साइड पे है उसको हम डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, टू असेट अकाउंट
एंड 2 बैंक अकाउंट। इधर आ जाएगा 4, 2.2, 3.2 एंड 3। बैलेंस शीट क्या हो गया? क्लोज। ये सब किसके बुक्स में हुआ? लाउडर। अच्छा मुझे बताओ, ये शेयर कैपिटल जो है वो किसका पैसा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा? शेयर होल्डर्स। अरे शेयर कैपिटल किसका पैसा? रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा? ये दोनों पैसा शेयर होल्डर का है। अभी तुम समझो, ये जो एंट्री हमने पास की नीचे, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एंट्री का मतलब क्या हुआ? ये शेयर कैपिटल बोलो किसका पैसा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा है? हमने शेयर होल्डर को ये पैसा दिया। कैसे दिया? बाय ट्रांसफरिंग असेट एंड बाय ट्रांसफरिंग बैंक। नहीं समझा क्या? पहले ये एंट्री का मतलब समझ में आया? वापस मैं पूछ रहा हूं, शेयर कैपिटल किसका पैसा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमने ये शेयर होल्डर को दिया। कैसे दिया? एसेट और बैंक। असेट, शेयर होल्डर को बुलाया, बोला दे ये ले असेट, ये ले बैंक, तेरा जो पैसा था हमारे पास वो दे दिया तेरे को। बराबर। अब सुनो, कंपनी के हाथ से जा रहा है ये असेट, जा रहा है ये असेट। तो सेक्शन नंबर 46 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहे हैं? नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। कंपनी आपको हम कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगाएंगे अंडर कैपिटल गेन्स। पहले भेजे में इतना गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब एक शेयर होल्डर की बात करते हैं क्योंकि दोनों के पास इक्वल शेयर्स हैं। तो अब ये कंपनी जो है, कंपनी उससे कहने से शेयर होल्डर को एक तो मिलेगा असेट, प्लस दूसरा क्या मिलेगा? बैंक में पैसा मिलेगा। जो असेट मिल रहा है उसकी कंपनी के बुक में जो वैल्यू है ना, कंपनी के बुक में वैल्यू वो है 3.2 लाख, बट आधा असेट ही मिलेगा वरुण को। मतलब कंपनी के बुक में वैल्यू उसकी, बट इस असेट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 4 लाख। वरुण के लिए रेलेवेंट क्या है? वरुण अगर फायदा देखने जाएगा तो 1.6 देखेगा कि 4? वो तो यही देखेगा कि मेरे को तो 4 लाख का असेट मिला है। देखो, मैं तुम्हें अगर एक असेट दूं, समझो मैंने तुम्हें असेट दिया जिसकी आज की वैल्यू 5 लाख है। अब मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू 2 लाख हो या मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू 10 लाख हो, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम जब देखोगे तुम तो यही देखोगे हमें तो 5 लाख का फायदा हुआ है। सो वरुण को ये असेट से 4 लाख का फायदा हुआ, प्लस वरुण को 1.5 लाख आधा, अरे 3 लाख का आधा कहने से बैंक में मिला। मतलब अगर वरुण की हम बात करें तो वरुण जब टोटल इनफ्लो निकालने जाएगा, टोटल बेनिफिट देखने जाएगा, तो वरुण क्या बोलेगा? 4 लाख प्लस 1.5 लाख, मतलब मुझे तो टोटल फायदा 5.5 लाख का हुआ है। मतलब असेट की मार्केट वैल्यू ले लो, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट प्लस जो भी आपको बैंक में पैसा मिला है वो दोनों को ऐड करो, 5.5 लाख फायदा हुआ है। किसका फायदा है? 5.5 लाख वरुण का। ये इसको क्यों मिला 5.5 लाख? अब सुनना, ये 5.5 लाख क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास था एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो ये शेयर कैपिटल किसका पैसा था? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा? कंपनी ने ये पैसा दिया तो कहने से आज शेयर होल्डर को 5.5 का फायदा हुआ, बदले में उसने क्या सरेंडर किया? शेयर्स। लेकिन अब है ना, एक चीज समझने जैसी है, क्या कि आज ये 5.5 लाख दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। दो क्या क्या? दो चीज है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब ये 5.5 लाख में शेयर कैपिटल भी है, यस, रिजर्व्स भी है, यस। अब तुम समझो, ये एंट्री जब पास हो रही है, ये वाली एंट्री तुम देख रहे हो, इधर रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एंड व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस? इट इज कैन आई से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब ये 5.5 लाख हमें सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं मिला है, हम कंपनी ने जो रिजर्व्स कमाए थे कि नहीं से वो भी इसमें आ चुके हैं।
तो अब ये 5.5 लाख के आप 2 टुकड़े करो, कितना रिजर्व्स था कंपनी का? 2.2 lakhs. How much amount is attributable to reserves and surplus for Varun? Can I say 1.1 lakh? Half, क्योंकि वो शेयर होल्डर 50% का है. तो ये हाफ को आप समझ लो कि दिस इज योर डिविडेंड विच इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज पर सेक्शन नंबर 222C. 222C क्या बोलता है? कंपनी जब बंद हो रही है तब उसके जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे उसको तुम्हें डिविडेंड मानना पड़ेगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. और जो बैलेंस पैसा मिला ना, बैलेंस, यही आपको मिला है फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स. तो इसको मान लो कि ये तुम्हारा है, कॉस्ट हो जाएगी. वरुण की जो कॉस्ट थी वो थी 1.8 lakhs. बैलेंस जो भी बचा दैट इज कैपिटल गेन्स. बैठा दिमाग में? अब इसी पॉइंट को एक स्टेप और आगे लेके जाना है मुझे. वरुण को 2 चीजें मिली थी कंपनी से, क्या क्या? शेयर नहीं, हाँ, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. बट वो वरुण को क्या क्या मिला था कंपनी से? एसेट और बैंक. अब कल उठ के सोचो, यही वरुण ने क्या किया? असेट ट्रांसफर किया. कौन सा? विच वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ, बोलो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. किसको? मिस्टर एक्स को. और मिस्टर एक्स से वरुण को 10 लाख रुपया मिला. अब वरुण का एफवीओसी क्या है? एफवीओसी 10 लाख. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वरुण की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ. जब वरुण को ये असेट मिला था, क्या नहीं से हमने 4 लाख रुपया उसकी इनकम मान ली थी पहले ही. इधर देखो ना, ये 4 लाख लिया ना इधर. तो अब वरुण की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 4 लाख. सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सुनो. मैंने तुम्हें एक असेट दिया, समझो 5 लाख का है. गवर्नमेंट ने तुमसे 5 लाख पे टैक्स ले लिया. अब कल उठ के तुम वही असेट 20 लाख में बेचोगे तो कितने पे टैक्स दोगे? 15 पे ही दोगे, क्योंकि तुम बोलोगे 5 लाख पे ऑलरेडी टैक्स ले लिया है. तो 4 लाख पे ऑलरेडी टैक्स ले लिया है ना, इसीलिए इधर 6 लाख टैक्सेबल होगा. समझा? अब प्रैक्टिकली बात करते हैं. यह कॉन्सेप्ट कभी प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होता. क्यों यूज नहीं होता? मैंने क्या बोला? शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? असेट. अब आज एक कंपनी है जिसमें 10 लाख शेयर होल्डर है और वो कंपनी के पास एक लैंड है. कैसे देगी वो लैंड कंपनी शेयर होल्डर्स को? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? पॉसिबल ही नहीं है. तुम समझो, दिस केस इज पॉसिबल ओनली इफ असेट्स आर डिविजिबल, जो शेयर होल्डर्स के बीच में इजीली डिवाइड हो सके. मैंने इसीलिए तो एग्जांपल 2 या 3 शेयर होल्डर का लिया, ताकि इजीली डिवाइड हो सके. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैं बताता हूं. प्रैक्टिकली कंपनी विल फर्स्ट ट्रांसफर ऑल दी असेट्स, और वहां से पैसा आएगा और फिर वो पैसा शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा. क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज हो ही नहीं सकता यार. प्रैक्टिकली ये कब पॉसिबल है मुझे बताओ? जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो और असेट ऐसा हो जो डिवाइड हो सके शेयर होल्डर के बीच में. इजीली डिविजिबल असेट कौन सा है? बैंक. तो कंपनी पहले असेट ट्रांसफर करती है, और अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को नहीं किया ना ट्रांसफर, कंपनी ने लिक्विडेशन के पहले खुद ने ही बेच दिया, तो कंपनी को कैपिटल गेन्स में टैक्स आ जाएगा. सो इफ कंपनी ट्रांसफर्स asset before liquidation, then company is liable to pay tax under capital gains. ये अलग से नोट हो गया. प्रैक्टिकली यही होता है. आप लोगों को, मुझे पता नहीं अकाउंट्स में ये चैप्टर है कि नहीं. पहले तो एक चैप्टर था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करके अकाउंट्स में. उधर आपको ये सिखाया जाता था कि कंपनी जब बंद होती है तो पहले पैसा किसको देने का, बाद में किसको, बाद में किसको, बाद में किसको. था आपको फाउंडेशन? नहीं, वो तो इसमें होता है ना, फर्म के केस में होता है ना.
नहीं, ये कंपनीज का अलग से होता था। हाँ, वो नहीं है मेरे हिसाब से, निकाल दिया, पहले था। तो लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस था, तो उसमें आप देखोगे ना तो कंपनी विल फर्स्ट सेल ऑफ ऑल दी असेट्स। क्योंकि आप समझ पाए क्यों नहीं होता ये प्रैक्टिकली, बस वो रीज़न था। तो ये सेक्शन ठीक है, बुक में उतना अच्छा है, बाकी थियोरिटिकली इतना कोई रेलेवेंस नहीं है। चलो लिख लेंगे ये सेक्शन आप लोग। कल अपना काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर के अंदर। हो गया ये? मैडम आप कितना स्लो लिखते हो, आजू वाले में से लिख लो।
हो गया? Done? ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट से. सर लास्ट टाइम बट Asset is immovable property. Date of purchase 1st January 1994. Date of transfer 29th June 2024. Purchase cost 5 lakh rupees. Selling price 3 crore rupees. फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र 3.5 करोड़, दैट इज़ 3 crore 50 lakhs. फिर वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू इज 3 crore 30 lakhs. Fair market value of asset on 1st April 2001 is 20 lakhs. Stamp duty value of asset on 1st April 2001 is 18 lakhs. Brokerage 1% at the
टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं इन 97-98 3 lakhs, in 2016-17 4 lakhs, and 23-24 6 lakhs. Compute capital gains. ठीक है, कल मिलते हैं, ये सम सॉल्व करके आना कल 7 बजे. लेट किया तुमने 1 भी मिनट तो बाहर रुकना पड़ेगा फिर कल. चलो बाय बाय.